हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज दी वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज इस वीडियो के अंदर यार मैं आपको समझाने वाला हूँ एरेज। और एरेज यार काफ़ी इजी टॉपिक लगता है, बट ये थोड़ा सा अलग है बाकी लैंग्वेजेस से जावास्क्रिप्ट के अंदर। और वो सारे डिफरेंसेस क्या होते हैं, एरेज कैसे काम करते हैं, और साथ में उनके जो भी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है जो कि इनबिल्ट हमको मिलते हैं, उन सबको यूज़ करके देखेंगे आज की इस वीडियो में और अच्छी तरीके से एरेज को समझ लेंगे, ठीक है ना। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एरेज क्या होते हैं। तो बेसिकली यार एरेज एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। मतलब आप अपना जो डेटा है उसको एक लीनियर फॉर्म में स्टोर करवा सकते हो, एक लिस्ट की तरह। और एरेज को यार ऑब्जेक्ट टाइप लिस्ट भी कहते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, क्योंकि यार इंटरनली एरेज भी एक ऑब्जेक्ट ही है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, एवरीथिंग इन जावास्क्रिप्ट इज एन ऑब्जेक्ट। तो ये भी यार एक ऑब्जेक्ट ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग तरीके से काम करता है। तो कैसे काम करता है? तो बेसिकली यार जैसे ही हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके अंदर एक की होती है, एक वैल्यू होती है और उनका एक पूरा पेयर हमको मिलता है। तो इसमें भी यार की वैल्यू पेयर्स ही होने वाले हैं, लेकिन जो की है उसे हम कहेंगे इंडेक्स। क्या कहेंगे? इंडेक्स, ठीक है। और ये जो की है उनके नाम नहीं, यहाँ पे नंबर होंगे। और ध्यान रखना, नंबरिंग हमेशा एरेज में 0 से स्टार्ट होती है, एटलीस्ट जावास्क्रिप्ट में। तो चलिए देखते हैं यार कैसे एरेज दिखते हैं, ताकि आपको और अच्छे से फील आए और समझ में आए कि मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। तो एरेज को बनाने के लिए एक कांस्टेंट हम बना लेते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं एरेज, और एरे इज इक्वल टू, फिर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोल रहा हूँ, इसको हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट्स का क्या मतलब है? तो बेसिकली यार ये भी एक लिटरल है जिससे हम एरेज डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके अंदर हम क्या लिखते हैं? तो यार जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक की लिखते हो, एक वैल्यू लिखते हो, है ना। बट इसमें कीज ऑटोमेटिकली बनती है और वैल्यूज जो है वो आपको खुद से देनी होगी। तो यहाँ पे हम कुछ नाम ले लेते हैं या फिर कुछ नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। अब इसको मैंने सेव किया तो ये हमारा एक एरे बन गया, है ना। और इस एरे के अंदर हमने 1 to 9 नंबर स्टोर करवाए हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि की हमेशा 0 से स्टार्ट होती है, तो पहली की क्या होगी? 0, और उसके अंदर वैल्यू क्या है? 1, है ना। तो अब इस चीज़ को मैं एक बार आपको आउटपुट करवा देता हूँ, ताकि आपको दिख जाए कि कैसे एरेज दिखते हैं कंसोल के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एरे, और अब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और यहाँ पे आप देखना की जो है वो 0 से स्टार्ट हो रही है और 8 तक जा रही है, ठीक है। और इसको हम यार एरेज में की नहीं कहेंगे, इंडेक्स कहेंगे। तो ये इंडेक्स 0 है, फिर 1 2, ऐसे पूरे इंडेक्सेस हमारे दिख रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि हमको कोई पर्टिकुलर इंडेक्स को एक्सेस करना हो तो कैसे कर सकते हैं। तो मान लो हम फोर्थ इंडेक्स को देखना चाहें, तो हमको स्क्वायर ब्रैकेट में 4 लिखना होगा। और जैसे ही मैं सेव करूंगा, यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स पे हमारा 5 पड़ा है, 0 1 2 3 4, तो ये 4 पे हमारा 5 पड़ा है और हमको यही चीज़ आउटपुट में दिख रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं एक पर्टिकुलर एलिमेंट का। अब मान लो आपको एक एरे का लास्ट जो भी हमारा वैल्यू है वो एक्सेस करना है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या कर सकते हो? एरे के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम है लेंथ। लेंथ क्या है? लेंथ बेसिकली एरे की जितनी भी वैल्यूज़ हैं उनका एक टोटल हमको निकाल के दे देगी। मतलब यहाँ पे हमारे पास कितनी वैल्यूज़ है? हमारे पास यहाँ पे 9 वैल्यूज़ है ना। तो वो जो 9 वैल्यूज़ है वो इस एक प्रॉपर्टी है एरे डॉट लेंथ, उसके अंदर हमको हमेशा मिल जाती है। तो हमारा एरे का नाम लिखना है हमको पहले, जिसका नाम है एरे, और डॉट लिख के हम लिखेंगे लेंथ, ठीक है। अब इस नाम से आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे अगर हम नम लिखेंगे तो हमको यहाँ पे भी नम लिखना पड़ेगा और यहाँ पे भी नम लिखना पड़ेगा। मतलब ये एरे नहीं है, ये एक एरे का नाम है, ठीक है। तो एरे का नाम हमने लिख दिया डॉट लेंथ। अब डॉट लेंथ जैसे ही आप लिखोगे तो 9 आएगा, लेकिन जैसा कि मैंने आपको दिखाया था इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो हमको -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यार 9 हमारे पास टोटल वैल्यूज़ है, लेकिन लास्ट इंडेक्स कौन सा है? 8, मतलब 9 - 1। तो हमेशा नम डॉट लेंथ -1 जो होगी वो लास्ट वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो अगर हम ऐसे करके उसको एक्सेस करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 9 जो कि हमारी लास्ट वैल्यू है वो आपको दिख रही है। मैंने थोड़ा जूम इन कर लिया ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिखे, है ना। अब एरेज को डिक्लेयर करने का सिर्फ ये एक तरीका नहीं है, और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिनमें से एक है हम ऑब्जेक्ट का यूज़ कर ले जो कि है एरे। तो हमको क्या करना पड़ेगा? हम कोई भी ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तो उसका कंस्ट्रक्टर यूज़ करते हैं, तो न्यू कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है ना। और उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट का जो भी नाम है, यहाँ पे एरे नाम है, तो उसका हम नाम लिखेंगे और फिर हम ब्रैकेट के अंदर उसको डाल देते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ही मैं सेव करूँ तो सेम काम हमारा हो रहा है। और यहाँ पे अगर आप लिखोगे नम,
तो आप देख सकते हो वह एरे जो है हमको पूरा दिख रहा है। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम एरेज को डिक्लेयर कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं कुछ बेसिक से ऑपरेशन जो हम एरेज की मदद से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एरे को चेंज नहीं करता हूँ और इसी के नीचे यहाँ पे सबसे पहला ऑपरेशन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहला ऑपरेशन है पुश। पुश क्या होता है? तो बेसिकली आपके पास यहाँ पे 9 नंबर के एरेज है 1 to 9। अब मान लो आपको 10वां एक और एलिमेंट डालना है। ठीक है, अब इस एरे की आप वैल्यू को एलिमेंट कहोगे, ठीक है ना। तो आपको एक नया एलिमेंट डालना है, तो आप एक मेथड का यूज़ करोगे जिसका नाम है पुश। ठीक है, तो जैसे मैं num डॉट पुश लिखूंगा, आप देख सकते हो यहीं पे आपको रिकमेंडेशन आ गई है। तो जैसे ही मैंने पुश लिखा, आप उसके ऊपर हवर करके उसके बारे में पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अपेंड अ न्यू एलिमेंट, मतलब ये एक नया एलिमेंट एंड ऑफ द एरे में डाल देगा। मतलब एरे का जो लास्ट वैल्यू है वो उसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है ना। और जो भी नई लेंथ बन रही होगी वो आपकी आ जाएगी, रिटर्न कर लेगा वो मेथड। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, तो नई हमारी लेंथ क्या होगी? पहले 9 थी, है ना, और अब क्योंकि हमने एक और वैल्यू ऐड करी तो वो 10 हो गई है, और वैल्यू का नंबर भी हमने 10 ही रखा है। तो इसको मैं यहाँ से हटा के एक बार कंसोल करवा के दिखा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और इसको हम कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 10 हमारा जो है इसका आउटपुट आ रहा है। और अगर हम नम फिर से लिखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो 1 to 10 हमारी वैल्यूज़ जो है वो दिख रही है। तो इसका मतलब हमने एक नई वैल्यू को पुश किया और वो भी हमको अच्छे से आउटपुट में दिख रहा है, विथ लेंथ जो है उसकी वो रिटर्न भी हो रही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट ऑपरेशन है यार अनशिफ्ट। तो अनशिफ्ट क्या होता है? तो अनशिफ्ट यार बिल्कुल सिमिलर ही है हमारा पुश से। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा नम और अनशिफ्ट, उसके बाद में हम ब्रेसेस खोल देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंसर्ट्स न्यू एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द एरे एंड रिटर्न्स न्यू लेंथ ऑफ द एरे। मतलब स्टार्टिंग में जो है एक नया हम एलिमेंट डाल देंगे और फिर वो वापस नई लेंथ हमको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे लेंथ हमारी थी 10, तो अब जैसे ही हम कोई भी नई चीज़ डालेंगे तो वो 11 हो जाएगी। और जो नई चीज़ हम डालेंगे एलिमेंट, वो यहाँ पे स्टार्टिंग में ऐड होगी, ना कि लास्ट में जैसा कि पुश ने किया था। तो यहाँ पे मैं 0 ऐड करवा लेता हूँ। तो यहाँ पे 0 कॉमा ये आ जाएगा और हमारा जो आउटपुट है उसके अंदर भी हमको क्या दिखेगा? हमको दिखेगा लेंथ 10 थी तो 10 से अब हो गई 11। ठीक है, तो इसको मैं हटा के यहाँ पे मैंने पेस्ट किया, सेव किया, तो अब आप देख सकते हो 11 आ रहा है। और अगर मैं इसको वापस लिखूँ तो आप देख सकते हो आउटपुट जो है वो 0 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है? 10 तक जाता है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो यार इंडेक्स और वैल्यू जो है वो एकदम सेम हो गई है ना, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करवा लिया और 10 तक हम लेके गए। इंडेक्स भी हमारा 0 से स्टार्ट होता है और 10 तक चल रहा है ना। तो एकदम सही हमारा यहाँ पे आउटपुट आ रहा है। अब हम यूज़ करेंगे पॉप का। अब पॉप क्या होता है? तो पॉप यार पुश का ऑपोजिट है। तो पुश क्या करता है? पुश एक एलिमेंट डालता है लास्ट में। पॉप क्या करता है? पॉप एक एलिमेंट निकालता है लास्ट से। ठीक है, तो नम मैंने लिखा डॉट पॉप, और अगर हम फिर से हवर करें और पढ़े तो यहाँ पे आप देख सकते हो रिमूव करता है और लास्ट में रिटर्न करेगा उसकी वैल्यू। तो जो भी लास्ट वैल्यू है वो रिटर्न कर लेगा और साथ में उसको हटा भी देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम पॉप के अंदर कुछ पास नहीं करवाते हैं, जैसा कि आप इसमें देखो तो पॉप के अंदर कुछ पास नहीं करवाया जाएगा। वो बस लास्ट वैल्यू को ऑटोमेटिक नहीं निकाल देता है और साथ में हमारे लिए उसको रिटर्न भी करता है। तो यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, सेव किया, और अब आप देख सकते हो 10 आ रहा है जो कि हमारी लास्ट वैल्यू थी, है ना। तो ये हो गया पॉप। तो यहाँ पे मैं कमेंट आउट कर देता हूँ एक बार और फिर हम बढ़ते हैं आगे। तो नेक्स्ट मेथड है शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है? शिफ्ट इज एन ऑपोजिट फॉर अनशिफ्ट। अनशिफ्ट क्या कर रहा था? स्टार्टिंग में एक वैल्यू डाल रहा था। शिफ्ट क्या करेगा? स्टार्टिंग से एक वैल्यू को निकाल देगा। यहाँ पे मैंने लिखा शिफ्ट और फिर हमने लिखा नम डॉट शिफ्ट। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे सेम चीज़ लिखी हुई है, रिमूव द फर्स्ट एलिमेंट, और उसको रिटर्न भी कर देगा। तो यहाँ से इसको मैं कॉपी करता हूँ और हम यहाँ पे पेस्ट करके आउटपुट देखें तो आप देख सकते हो 0 जो कि फर्स्ट हमारी वैल्यू थी वो हट चुकी है और उसने रिटर्न भी कर दिया है। ठीक है, तो इसको यहाँ से हम हटा देते हैं। तो ये थे कुछ बेसिक से ऑपरेशंस जो हम ऐड और रिमूव करने के लिए कर सकते हैं। अब एक और चीज़ मैं आपको दिखाऊं, तो मान लो आपको एरे का कोई इंडेक्स को चेंज करना है। तो मान लो जैसे हमारा फर्स्ट इंडेक्स है 1। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा इंडेक्स नंबर 0 पे 1 पड़ा है हमारा, उसको हमको चेंज करना है। मान लो इसको हमको 10 करना है, तो हम सिंपली यहाँ पे इंडेक्स का नंबर लिखेंगे इस ब्रैकेट के अंदर और फिर इक्वल टू जो भी आपको वैल्यू लिखनी है, आप चाहे तो नंबर लिख सकते हो, चाहे आप एक स्ट्रिंग लिखो, जो चाहे आप
फर्स्ट वैल्यू में देना चाहो वो दे सकते हो। यहाँ पे मैंने नंबर लिखा, अब मान लो मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग, तो भी आप देख सकते हो वो आ रहा है। अगर मान लो मैं इसको हटा के लिखता हूँ एक बूलियन, तो वो भी आ रहा है। अब मान लो मैं यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट बना देता हूँ और उसकी मैं की लिखता हूँ num 80, तो वो भी आ रहा है। मतलब जो वैल्यू आप देना चाहो आप दे सकते हो, और डायनामिकली भी दे सकते हो। मतलब आपने एरे बनाया यहाँ पे लेकिन उसको चेंज यहाँ पे किया तो भी वो चल रहा है। और दूसरी एक और बात मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे मैंने कांस्टेंट लिया है, लेकिन आप कहोगे यार कांस्टेंट को तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं भैया, तो आपने ये चेंज कैसे किया? लेकिन मैंने आपको कांस्टेंट कैसे काम करते हैं रेफरेंस डेटा टाइप्स के लिए वो अच्छे से समझाया था ऑब्जेक्ट्स वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले यार जाइए उसको देखिए, उसके अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाया है कि रेफरेंस डेटा टाइप्स में कॉन्स्टेंट्स कैसे वर्क करते हैं और क्यों ये यहाँ पे वर्क कर रहा है, क्यों हम नॉर्मली उसको नहीं छेड़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी देख रखी है, तो मैं आपको फिर से नहीं बताऊँगा, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब नेक्स्ट एग्जाम्पल के लिए मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा कॉन्स्ट नेम्स इज इक्वल टू, और यहाँ पे मैं कुछ नेम्स डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं और हम उसको कंसोल करवा देते हैं। तो जैसे मैंने कंसोल किया आप देख सकते हो यार यहाँ पे जो स्ट्रिंग्स है वो हमको दिख रही है। अब ये बेसिकली एक एरे है जिसके अंदर हमने स्ट्रिंग डाली है बहुत सारी। ठीक है, अब मैं आपको कुछ और मेथड्स बता देता हूँ। तो सबसे पहला मेथड हम यहाँ पे देखने वाले हैं इंडेक्स ऑफ। ठीक है, तो अब इंडेक्स ऑफ क्या करता है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ से बेसिकली आप किसी भी इंडेक्स का पता लगा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है द वैल्यू टू लोकेट इन द एरे, और इसमें आप कुछ सर्च करोगे जो भी आपकी स्ट्रिंग है, और आप कौन से इंडेक्स से उस स्ट्रिंग को ढूंढना चाहते हो ये भी देख सकते हो। क्योंकि यार ये जो इंडेक्स है वो सबसे पहला अकरेंस दिखाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हो ओनली फर्स्ट अकरेंस दिखाता है। तो अगर मान लो आप स्टार्टिंग से सर्च कर रहे हो और आपके फर्स्ट इंडेक्स में आपको वो मिल गया तो वो फर्स्ट रिटर्न कर देगा, लेकिन बाद में एक और बार अगर उसकी अकरेंस हुई तो वो नहीं दिखेगा। इसीलिए यार फ्रॉम इंडेक्स है जिसमें आप बाद की जो अकरेंस अगर आपको पता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है तो वो इंडेक्स भी दे सकते हो। तो मैं आपको दोनों चीज़ें एक बार यूज़ करके दिखा देता हूँ। तो मान लो आपको ढूंढना है आकाश, ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे आकाश। ठीक है, तो मैंने जैसे ही सेव किया आकाश तो ये रिटर्न करेगा, तो उसको हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 आ रहा है, 0 1 2, जहाँ पे इसका इंडेक्स है वो रिटर्न हो गया। ठीक है, अब अगर मान लो यहाँ पे मैंने आकाश की जगह आका लिख दिया होता तो -1 आता, क्योंकि आका एग्जिस्ट नहीं करता है इसलिए यहाँ पे रिटर्न हो रहा है -1। ठीक है, अब मान लो ये तो हो गई कि आकाश एक ही बार अकर कर रहा था। अब मैं यहाँ पे एक और बार लिख देता हूँ आकाश, क्योंकि यार हम कितनी भी बार कोई भी एलिमेंट को डाल सकते हैं, डुप्लीकेट भी डाल सकते हैं, सिंगल टाइप में भी डाल सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे क्या रिटर्न होना चाहिए? अगर मैं आकाश लिखूँ तो यहाँ पे वही रिटर्न होगा जो पहली बार हुआ था, 2। क्यों? क्योंकि यार उसने स्टार्टिंग से चेक किया और जैसे ही उसको पहली अकरेंस मिली उसने रिटर्न कर दिया, उसने आगे चेक भी नहीं किया कि आगे एक और बार क्या वो एग्जिस्ट करता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कॉमा लगाना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉमा लगाने के बाद में आपको फ्रॉम कौन से इंडेक्स से आपको सर्च स्टार्ट करनी है वो देना होगा। तो हम क्या करेंगे, 2 तक तो हमारी सर्च हमको पता ही है वो दे ही रही है, तो हम 3 से इसको स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, तो 3 से स्टार्ट होगा तो 3 4 5 और 6 पे हमारा आकाश फिर से आ जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या रिटर्न होगा, 6, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये तो हो गया इंडेक्स ऑफ मेथड। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ जो कि है लास्ट इंडेक्स ऑफ। तो नाम से आपको समझ में आ रहा होगा ये बिल्कुल इंडेक्स ऑफ की तरह ही वर्क करता है, लेकिन ये लास्ट मतलब पीछे से शुरू होता है। मतलब ये लास्ट जो भी आपका इंडेक्स होगा वो देगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम नेम डॉट लास्ट, जैसे ही हम लास्ट लिखेंगे यार हमारा जो लास्ट इंडेक्स ऑफ रिकमेंडेशन में आ चुका है, और इसके अंदर भी देख सकते हो आप लास्ट अकरेंस दिखा हुआ है, उसमें फर्स्ट अकरेंस दिखा हुआ है, एकदम सेम। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ आकाश, और अब आप गेस कर सकते हो यार आउटपुट क्या आने वाला है। आउटपुट आएगा हमारा जो हमने यहाँ पे 3 लिखा था तब आया था 6, तो सेम आउटपुट यहीं पे आने वाला है, क्योंकि यार हमारा जो लास्ट अकरेंस है वो यहाँ पे 6 है ना। तो सेव किया, 6 ही आ रहा है हमारा आउटपुट। और अगर मैं इस आकाश को यहाँ से हटा दूँ तो क्या आ रहा है, 2, क्योंकि अब लास्ट अकरेंस क्या है, ये वाला 2। ठीक है, तो ये हो गया लास्ट इंडेक्स ऑफ।
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो नेक्स्ट है इंक्लूड्स। इंक्लूड्स क्या होता है? इंक्लूड से बेसिकली यार हम सर्च कर सकते हैं कि कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। सिंपली ट्रू और फॉल्स वो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा नेम्स डॉट इंक्लूड्स। तो जैसे ही मैंने इंक्लूड्स लिखा, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो कि हम सर्च करते हैं और वो रिटर्न ट्रू और फॉल्स में करेगा हमारा जो भी आउटपुट होगा। और यहाँ पे भी यार सेम हम फ्रॉम इंडेक्स हम लगा सकते हैं, ताकि मान लो आप यार किसी एरे के बीच में से कुछ लोकेट करना चाहते हो और आप चाहते हो कि उसके आगे वो चीज़ एग्जिस्ट करती है या नहीं, वही आपको चेक करना है, तो आप उस फ्रॉम इंडेक्स का यहाँ पे यूज़ करोगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम सर्च क्या करते हैं, हम यहाँ पे सर्च करेंगे अक्षित, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा अक्षित, और जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो ये कुछ रिटर्न करेगा, ठीक है। तो कंसोल करवाते हैं, सेव करते हैं, आप देख सकते हो ट्रू आ रहा है। अगर मैं अक्षी कर दूँ तो यहाँ पे फॉल्स आ रहा है, ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे अक्षित करूँ और अक्षित का इंडेक्स है हमारा 012, नहीं सॉरी 0123, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉमा लगा के अगर 4 करें तो ये कहाँ से लोकेट करेगा? ये नेहा से लोकेट करेगा, और नेहा, सुप्रिया और उसके आगे अक्षित नहीं है, तो आंसर हमारा आना चाहिए फॉल्स। सेव किया, आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा फॉल्स आ रहा है। अगर मैं 2 करूँ तो आएगा ट्रू, है ना। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे इंक्लूड्स काम करता है। अब ये सारे जो ऑपरेशंस जो मैंने अभी अभी आपको दिखाए हैं, ये सब एक प्रिमिटिव डेटा टाइप के अंदर वर्क कर रहे हैं। मतलब हमने स्ट्रिंग्स यूज़ करे, हमने नंबर यूज़ करे, लेकिन मान लो आप एक एरे के अंदर एक एरे या फिर एक ऑब्जेक्ट का यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको कैसे सर्च करोगे या फिर उसके अंदर आप कैसे ऑपरेशंस करोगे, ये देख लेते हैं। तो एक ऑपरेशन है फाइंड नाम का, उसको मैं आपको यहाँ पे यूज़ करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हम इस एग्जाम्पल को यहीं तक रखते हैं और एक नया वेरिएबल मैं बना रहा हूँ। तो अब मैं यहाँ पे एक नया एरे पेस्ट कर रहा हूँ, और अब आप इस एरे के अंदर देख सकते हो 3 ऑब्जेक्ट हमको दिख रहे हैं। नेम है अपना कॉलेज, नेम है अपनी कक्षा, नेम है अमन अग्रवाल, और उनके सब्सक्राइबर काउंट्स जो है वो हमको दे रखे हैं। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको ढूंढना है कि क्या कोई ऐसा चैनल है जिसके सब्सक्राइबर्स 10,000 है। तो हम क्या करते हैं, हम इसी को कॉपी कर लेते हैं और हम इसमें सर्च करते हैं कि क्या ये ऑब्जेक्ट ऐसा का ऐसा इसमें एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जैसे ही मैं इसमें ये पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे हम चैनल्स लिखेंगे, तो आप देख सकते हो यार आंसर आ रहा है फॉल्स, जबकि यार आप खुद देख सकते हो कि ये एक्चुअल में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि यार ये जो इंक्लूड्स है वो सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप में ही काम करता है, लेकिन जब हमारी बात आती है रेफरेंस डेटा टाइप्स की, तब वो नहीं चलता है। मैंने आपको पहले भी बताया है ना। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं उसके लिए, हम यूज़ करने वाले हैं फाइंड मेथड का। फाइंड मेथड क्या है और कैसे काम करता है, चलिए ये देख लेते हैं। तो फाइंड मेथड आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे ही आप इस पर हवर करोगे तो इसमें लिखा हुआ है कि रिटर्न द वैल्यू ऑफ फर्स्ट एलिमेंट इन एरे वेयर प्रेडिकेट इज ट्रू। अब यार ये प्रेडिकेट क्या है और कैसे ये यूज़ करना है? तो अगर आप इसका इम्प्लीमेंटेशन देखो तो यार ये काफ़ी टफ है और हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम चलते हैं यार सीधा डॉक्यूमेंटेशन में, जब भी हमको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पे मैंने खोल दी है डॉक्यूमेंटेशन MDN की, और MDN की इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले वही सेम चीज़ आपको यहाँ पे दिख जाएगी, और उसके बाद में एक एग्जाम्पल है। तो चलिए इस एग्जाम्पल को एक बार समझने की कोशिश करते हैं। तो इस एग्जाम्पल से पहले मैं आपको एक बार सिंटैक्स से भी गो थ्रू करवा देता हूँ। तो सिंटैक्स अगर हम देखें तो यहाँ पे फाइंड ये जो मेथड है उसको हमको यूज़ करना है, और उसके बाद में एक फंक्शन यहाँ पे पास हो रहा है। अब ये एक एरो फंक्शन है जिसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा, बट हमने अभी तक इनलाइन फंक्शंस पढ़ रखे हैं। तो आप देख सकते हो यार ये कुछ इस तरह से फंक्शन को पास किया जा रहा है। अब इस फंक्शन के अंदर सबसे पहली चीज़ है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होगा, तो ऑटोमेटिकली जो भी आप का यहाँ एलिमेंट होने वाला है वो इसके अंदर पास हो जाएगा। उसके बाद में उसका जो भी इंडेक्स होगा, जैसे कि हमारा यहाँ पे 0th इंडेक्स 1 सेकेंड, ऐसे वो इंडेक्स जो है वो पास हो रहा है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे एक फंक्शन लिखना है जो कि रिटर्न करेगा बूलियन का एक एक्सप्रेशन, यानी ट्रू या फॉल्स। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्होंने एक एरे बनाया है जिसमें ये सारी वैल्यूज़ है, और फिर फाइंड नाम का जो मेथड है उसके अंदर सारे एलिमेंट्स 1 बाय 1 जाएंगे और वो चेक करेंगे कि क्या वो पर्टिकुलर एलिमेंट 10 से ग्रेटर है या नहीं। अगर नहीं है तो वो रिटर्न करेंगे अनडिफाइंड, नहीं तो हमारा रिटर्न जो भी वैल्यू 10 से बड़ी है वो आ जाएगी। तो इस केस में अगर आप इस चीज़ को रन करते हो तो सबसे पहले तो यार 5 चेक होगा कि 5 बड़ा है 10 से, जो कि यार नहीं है, तो कुछ भी रिटर्न नहीं होगा। फिर 12 चेक होगा, और 12 क्योंकि बड़ा है तो आउटपुट में आप 12 देखोगे। जैसे मैं इसको रन करता हूँ आप यहाँ पे देख सकते हो 12 हमारा आउटपुट में आ रहा है। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पे हमारा एक
फंक्शन बना के देखते हैं, प्रेडिकेट फंक्शन। तो प्रेडिकेट फंक्शन के लिए हमको सबसे पहले तो फंक्शन लिखना होगा और उसके बाद में उसके अंदर हम लिखेंगे एलिमेंट, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है आप एलिमेंट लिखो, आप कुछ भी मतलब फंक्शन के पैरामीटर्स का नाम लिख सकते हो, लेकिन जो पास होने वाली चीज़ है वो एक एलिमेंट होगी। जैसे कि इसके अंदर एक पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो पास होगा। अब हमको ये चेक करवाना है कि सब्सक्राइबर 50,000 है या नहीं। अगर है तो वो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है वो हमें रिटर्न हो जाए। तो कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा रिटर्न और फिर आपको चेक करवाना होगा इस सब्सक्राइबर का काउंट जो है वो 50,000 है या नहीं। तो वो कैसे करवा सकते हैं? तो एलिमेंट में हमारा वो जो ऑब्जेक्ट है वो आ जाएगा, फिर डॉट लगा के आप उसके सब्सक्राइबर्स को एक्सेस कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा सब्सक्राइबर्स, ठीक है। सब्सक्राइबर लिख दिया तो अब आपको ट्रिपल इक्वल साइन लगा के लिखना है 50,000, है ना। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है? यहाँ पे हमने लिखा है एक बूलियन एक्सप्रेशन जो क्या चेक करेगा कि हर ऑब्जेक्ट का जो सब्सक्राइबर प्रॉपर्टी है वो 50,000 है या नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉल्स कर देगा, अगर है तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगा। तो सेव करते हैं और जैसे ही मैंने सेव किया आप यहाँ पे देख सकते हो आपको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है वो दिख रहा है। अब सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेम लिख दूँ और फिर यहाँ पे मैं अपना कॉलेज लिख दूँ तो वही हमारा अपना कॉलेज जो ऑब्जेक्ट है वो रिटर्न हो जाएगा, है ना। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो वो रिटर्न हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं कोई और नाम लिख लूँ जैसे कि अपना जायका, तो यार हमारा ये चीज़ नहीं चलेगा, अनडिफाइंड हमारा आउटपुट आ रहा है। तो कुछ इस तरीके से हम फाइंड मेथड का यूज़ करके ऑब्जेक्ट्स को ढूंढ सकते हैं और ये पर्टिकुलरली हम रेफरेंस डेटा टाइप में ही नहीं, प्रिमिटिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको देखना है तो ये एग्जांपल आपको ऑलरेडी मैंने बताया है जो कि प्रिमिटिव डेटा टाइप नंबर्स का यूज़ कर रहा है और इसके अंदर आप फाइंड को भी इजीली यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो अब चलिए यार ये जो एरो फंक्शन है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी तो मैंने कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, इनलाइन कॉल बैक फंक्शन को यूज़ किया है या फिर आप कह सकते हो कि कॉल बैक फंक्शन को यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन मान लो हमको एरो फंक्शन का यूज़ करना है, तो क्या होते हैं एरो फंक्शंस और कैसे काम करते हैं ये देखते हैं। एरो फंक्शन यार बेसिकली एक सिंटैक्टिकल शुगर है, मतलब यहाँ पर आपको यार फंक्शंस को काफ़ी इजीली और आसान तरीक़े से यूज़ करने का मौका मिलता है। तो कैसे कर सकते हैं चलिए देखते हैं। तो एरो फंक्शन के लिए आप इस फंक्शन को पहले एक बार हटा दीजिए और कोई भी फंक्शन होता है तो उसमें सबसे पहले हम उसके पैरामीटर्स देते हैं, है ना, आर्ग्यूमेंट्स। तो आर्ग्यूमेंट्स आप एरो फंक्शन में फिर से आप अपने ब्रेसेस के अंदर ही दोगे। तो हमने ब्रेसेस खोल दिए और इस ब्रेसेस के अंदर सबसे पहला आर्ग्यूमेंट हमारा होने वाला है एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट हमने लिख दिया और उसके बाद में आपको थोड़ी सी स्पेस देकर लिखना है इज इक्वल टू और फिर अपना ये एरो साइन, ठीक है। तो इससे क्या हो गया, हमने एक एरो दे दिया और उसके बाद में आपका जो कोड है वो अपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर जाने वाला है, ठीक है। तो कर्ली ब्रेसेस खोल दिए और इसके अंदर सेम हम वही चीज़ रिटर्न करवाएंगे, नेम इज इक्वल टू अपना जायका या फिर अपनी कक्षा, ठीक है। तो अपनी कक्षा हमने यहाँ पे लिख दिया और अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा आप यहाँ पे देख सकते हो सही हमारा आउटपुट आ रहा है। अब ये हो गया एरो फंक्शन को हमने यहाँ पे नॉर्मल सिंटैक्स से डिक्लेयर कर दिया है। अब इसके अंदर हम ये ब्रेसेस को भी हटा सकते हैं जब हमारे पास ओनली वन एलिमेंट हो। तो जैसा कि आप हाल फिलहाल देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट है तो हम इसको हटा देते हैं। एक एलिमेंट इन द सेंस मैं कह रहा हूँ एक आर्ग्यूमेंट है। यहाँ पे हमारे पास दो आर्ग्यूमेंट होते हैं जैसे कि इंडेक्स, तो यार हमारा यहाँ पर ब्रेसेस रखना ज़रूरी होता, लेकिन क्योंकि हमारे पास एक ही एलिमेंट से काम चल रहा है तो हम इसको हटा सकते हैं, ठीक है। और साथ में यार अगर आप सिंगल लाइन की वैल्यू को रिटर्न करवा रहे हो तो आप इस रिटर्न स्टेटमेंट को भी हटा सकते हो, लेकिन साथ में आपको इसको एक ही लाइन में लिखना होगा और इन कर्ली ब्रेसेस को भी हटाना होगा। तो ये देखो यार कितना छोटा यहाँ पे हमारा सिंटैक्स हो गया और इस छोटे से सिंटैक्स में हमने हमारा जो फंक्शन है उसको फिट कर दिया सिर्फ एक लाइन के अंदर। ये पूरी जो लाइन है ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो बस सेव करो और सेम आउटपुट आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये थे एरो फंक्शंस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। तो अब मैं यार आपको दिखाने वाला हूँ कैसे हम कुछ एरेज को जोड़ सकते हैं और उनको तोड़ सकते हैं। तो चलिए एक बार कनकैट मेथड को यूज़ करके देख लेते हैं। तो यूज़ करने से पहले मैं इस कंसोल लॉग को नीचे लेके आ जाता हूँ थोड़ा और उसके लिए हम ऑप्शन डाउन का यूज़ करेंगे। तो मैंने इसको नीचे ला लिया और अब हम यहाँ पे कनकैट मेथड का यूज़ करेंगे और उसके लिए मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिखा लेट नेम्स 1 इज इक्वल टू और यहाँ ऊपर कुछ वैल्यूज़ लिखी हुई थी नेम्स की, मैं इसी को यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और नीचे इसमें हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ हम इस लास्ट वाले में से हटा भी देते हैं
और एक और वेरिएबल बना दे, क्योंकि यार मेरे को दो एरेज को जोड़ने हैं तो मैंने दो एरेज बना दिए जिसको मैं जोड़ सकूं, ठीक है। तो इन दोनों को हम जोड़ेंगे और उसके बाद में एक नया एरे हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, नेम वन डॉट कॉनकैट मेथड का हमको यूज़ करना है, तो हमने लिखा कॉनकैट। और अब आप यहाँ पे देख सकते हो कॉनकैट में सबसे पहली चीज़ आइटम्स होगी जो कि नेम वन की जा रही है, और दूसरी हमको कोई भी आइटम्स के साथ में जोड़नी है तो वो यहाँ पे पास करनी है, ठीक है। तो आप चाहो तो इसी के अंदर स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा यश। और अब अगर हम देखें तो कंसोल लॉग में लास्ट में यश जुड़ चुका है। सिमिलरली अगर मैं यश के साथ में अगर यहाँ पे लिखूँ सूरज, तो यहाँ पे सूरज भी जुड़ चुका है, ठीक है। बट अगर हम चाहें तो इसके अंदर एक पूरा एरे को भी पास करवा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नेम्स2 नाम का ये जो एरे है उसको पास करवाया, तो आप देख सकते हो इसकी जो वैल्यूज़ है वो इसके आगे जुड़ चुकी है, ठीक है। तो ये तो हो गया कनकैट मेथड। अब हम देखते हैं स्लाइस से क्या होता है। तो स्लाइस से बेसिकली यार हम हटा सकते हैं कुछ वैल्यूज़ को, तो इसको हम ऐसे ही जुड़ा हुआ रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी करते हैं और एक नए वेरिएबल में डाल देते हैं, ठीक है, लेट नेम्स 3, ठीक है। तो हमने एक और वेरिएबल बना दिया जिसके अंदर इन दोनों की जुड़ी हुई जो वैल्यू है वो जा रही है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे स्लाइस मेथड का यूज़ करना है। तो स्लाइस मेथड को यूज़ करने के लिए नेम्स डॉट स्लाइस हम लिखेंगे और यहाँ पे नेम्स 3 लिखना होगा, क्योंकि हम 3 के आगे से कुछ वैल्यूज़ को हटाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 में कितनी वैल्यूज़ है, 6 वैल्यूज़ है ना। तो स्लाइस मेथड का मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टार्ट और एंड आपको इंडेक्स देने हैं, ठीक है। तो जहाँ से आपको स्टार्ट करवाना है आपके वैल्यूज़ को हटाना, आप उसका एक इंडेक्स दे दो, और कहाँ पे आपको एंड करवाना है वो इंडेक्स दे दो। और अगर आप खाली एक इंडेक्स दोगे तो सिर्फ वहीं तक की वैल्यूज़ हटेगी, उसके बाद में की जो बची हुई वैल्यूज़ है उनको कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो मान लो अगर मैं 3 लिखता हूँ, जो कि ये वाला इंडेक्स है हमारा, आप देख सकते हो यहाँ पे अमल, धवन और आकाश के बाद में अक्षित है। तो अक्षित नाम का जो इंडेक्स है वो 3 पे पड़ा है, ठीक है। तो मैं 3 लिखूंगा तो अक्षित से पहले की जितनी भी वैल्यूज़ है वो हट जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने एंड नहीं दिया है यहाँ पे। अब मान लो अगर हम एंड भी देते हैं, तो एंड अगर मैं दे दूँ 5, तो हमारी जो पीछे की वैल्यू है साथ में वो भी हट जाएगी। तो जैसे कि मैंने दिया 5, तो होगा क्या यहाँ पे 0 1 2 3 से पहले की सारी वैल्यू हट जाएगी, और 4 5 के बाद की सारी वैल्यू इंक्लूडिंग 5 भी हट जाएगी, है ना। तो जैसे ही मैंने सेव किया 5th तक की वैल्यूज़ हट चुकी है, तो 0 1 2 हट गई और 3 4 बच गई, लेकिन 5 भी हट गई, ठीक है। तो 3 से पहले की सारी वैल्यू और 5 और उसके बाद की सारी वैल्यूज़ हट जाएगी, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम स्लाइस मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं यार स्प्रेड ऑपरेटर्स की। स्प्रेड ऑपरेटर्स मैंने आपको ऑब्जेक्ट के अंदर भी बताए थे, ट्रिपल डॉट लगा के हम एक चीज़ का यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर। और ये भी यार ES6 के अंदर ही आए थे। तो स्प्रेड ऑपरेटर का हम कैसे यूज़ करते हैं एक बार देख लेते हैं। तो जैसे कि मान लो आपको ये दो एरेस को जोड़ना है, हमने यहाँ पे जोड़कर देखा है। सिमिलरली इसको मैं कॉमेंट करूँ और स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके अगर जोड़ना चाहूँ तो कैसे कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे यार एक नया एरे बनाना होगा और वहाँ पे आपको लिखना है ट्रिपल डॉट, फिर आपको जो भी एरेस की वैल्यू देनी है उस एरे का नाम लिख दो और उसके पीछे आप ट्रिपल डॉट लगा दो, ठीक है। फिर कॉमा लगाइए, वापस ट्रिपल डॉट लगाइए और फिर से जो एक और एरे आपको जोड़ना है उनकी वैल्यूज़ जिस भी वेरिएबल में है उसका नाम लिख दीजिए, जैसे कि नेम्स2। तो ये दोनों जो एरेज है वो जुड़ चुके हैं और उसका जो नया वेरिएबल है वो है नेम्स3, ठीक है। तो मैं नेम्स3 को अगर आउटपुट में लिखूं तो यहाँ पे आप देख सकते हो अमल, धवन, आकाश, अक्षित, ये सारे जो हमारे वैल्यूज़ है वो जुड़ चुकी है, ठीक है। अब एक और ख़ास चीज़ यहाँ पे ये है कि आप डायरेक्टली अगर नाम नहीं लिखना चाहो तो आप सीधा वैल्यूज़ भी लिख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया और नेम की जगह मैं डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ लिख के सेव करूँ तो भी आउटपुट जो है वो सेम ही रहने वाला है। तो जावास्क्रिप्ट यार काफ़ी फ्लेक्सिबल लैंग्वेज है इस मामले में। आप चाहे ऑब्जेक्ट लिखो चाहे वेरिएबल लिखो, आप स्प्रेड ऑपरेटर्स फिर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। तो बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और यार नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले अगर आपको यार ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आ रही है तो ज़रूर से यार इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देख पाए, है ना। एल्गोरिदम के लिए काफ़ी बेटर रहता है ये। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यार, हम इसमें लूप चलाएंगे। एरेस की जितनी भी वैल्यूज़ होती है ना उसको एक एक बार हम लूप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो इस कंसोल लॉग को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और थोड़ा नीचे आ जाते हैं और सबसे पहले हम यूज़ करने वाले हैं फॉर लूप का,
ठीक है। अब फॉर लूप आप जानते हो यार कैसे वर्क करता है, और उसके लिए यार हम वही ये वाला वेरिएबल का यूज़ करेंगे। तो आप ऊपर आके देख सकते हो यार, ये वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया है ना, और इसी का हम यूज़ करने वाले हैं नेम्स। ठीक है, तो इसका यूज़ करके हम क्या करेंगे, तो बेसिकली यार हम एक एक बार नेम के अंदर की जो जो वैल्यूज़ है उनको आउटपुट करवा के देख लेंगे। तो यहाँ पे हम फॉर लिखते हैं, और फॉर लूप कैसे यूज़ करते हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब तक आपको यार अच्छे से ये सारी चीज़ें तो आ ही गई होगी। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल इनिशियलाइज़ करता हूँ 0 से, ठीक है। फिर मैं ये लूप कहाँ रुकेगा वो बताऊँगा, है ना। तो मैं इसमें बोल रहा हूँ नेम्स डॉट लेंथ, ठीक है। तो इसकी लेंथ से पहले ये लूप रुक जाना चाहिए, ठीक है। और फिर i प्लस प्लस, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम console डॉट लॉग और इसके अंदर नेम्स आई, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये 0 से स्टार्ट होगा। यहाँ पे हमारे आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, फिर 1 2 3 4 5 तक जाएगी, और 6 पे जैसे ही जाएगी, क्योंकि 6 इसकी लेंथ है और उससे छोटा होना ज़रूरी है आई, तो जैसे ही ये इसके इक्वल हो जाएगी तो ये लूप एग्जिट मार लेगा। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो अमल से लेकर सुप्रिया तक हमारा आउटपुट आ रहा है, अमल से लेकर सुप्रिया तक, ठीक है। तो ये तो हो गया एक तरीका इसको लूप करने का। अब इस लूप को हम कमेंट कर देते हैं, या फिर खाली हम कंसोल को ही कमेंट करते हैं और नीचे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैं फॉर ऑफ लिख देता हूँ। और वैसे तो यार हम फॉर ऑफ लूप ऑलरेडी देख चुके हैं, फॉर जिसमें मैंने आपको सारे लूप समझाए थे उस वीडियो के अंदर, बट फिर से देखेंगे यार, उसमें कोई नुकसान नहीं है। हम जितनी ज़्यादा बार चीज़ों को देखेंगे ना, हमको वो चीज़ याद रहेगी, ठीक है। तो हम कैसे डिक्लेयर करते हैं फॉर ऑफ लूप को, सबसे पहले हम एक वेरिएबल का नाम लेंगे जो कि हर वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा, और फिर ऑफ लिख के उस एरे का नाम जो कि हमको यहाँ पे यूज़ करना है। तो इस केस में नेम्स हमारा एरे है, और नेम हर वैल्यू का यहाँ पे नाम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे console डॉट लॉग करते हैं, और उसके अंदर हमको नेम्स नहीं देना है, क्योंकि नेम्स हमारा पूरा ऑब्जेक्ट है, लेकिन एक एक वैल्यू अगर हमको दिखानी है तो हम नेम लिखेंगे। जैसे ही मैं नेम लिख के सेव करता हूँ, सेम आउटपुट हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो ये हो गया फॉर ऑफ लूप। फॉर लूप हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो लास्ट एक और तरीका है लूप करने का, जिसका नाम है फॉर ईच लूप। अब यार फॉर लूप जब मैंने आपको बताया था ना, तब बहुत लोगों ने नीचे कमेंट किया कि यार फॉर ईच लूप तो आपने बताया ही नहीं, फॉर ईच लूप तो आपने बताया ही नहीं। वो मैंने इसलिए नहीं बताया था क्योंकि यार जावा स्क्रिप्ट के अंदर कोई भी फॉर ईच लूप जैसी चीज़ नहीं है। अरे अभी आपने बोला आप समझाने वाले हो, अभी आप बोल रहे हो कि है ही नहीं, ऐसा कैसे? हाँ, तो जावा स्क्रिप्ट के अंदर यार फॉर ईच लूप एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन एरे के अंदर एक मेथड है फॉर ईच का, जिसकी मदद से हम फॉर ईच लूप जैसा ही कुछ करवा सकते हैं। तो यार वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, इसलिए मैंने उस वीडियो में इंक्लूड नहीं किया था। लेकिन ये वीडियो एरेज के ऊपर है, इसीलिए उसका एक मेथड है फॉर ईच, जिसको हम अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए फॉर ईच, और इसको मैंने कर दिया कमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले हमारे एरे का नाम लिखेंगे जो कि है नेम्स, और फिर डॉट लगा के फॉर ईच, ठीक है। तो फॉर ईच के अंदर हमको एक फंक्शन पास करना पड़ता है। तो जैसे कि आपने एरो फंक्शन देखा था, आप वो पास कर सकते हो। आपने कोई और फंक्शन जैसे कि इनलाइन फंक्शन या फिर कॉल बैक फंक्शन, हम किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम नॉर्मली कॉल बैक फंक्शन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कॉल बैक फंक्शन बनाया, और इस फंक्शन के अंदर आप देख सकते हो सबसे पहले आपकी वैल्यू जाएगी, है ना। इस केस में हमारी वैल्यू एक स्ट्रिंग है ना। तो हम उस वैल्यू का नाम लिखेंगे नेम, है ना। तो वो जो वैल्यू है, जैसा कि हमने यहाँ पे नेम लिखा था, सिमिलरली ये भी हर वैल्यू का जो वेरिएबल है वो नेम रहने वाला है। साथ में उसका इंडेक्स भी आप यूज़ कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया जो कि कॉल बैक फंक्शन है, और कॉल बैक फंक्शन को यार हम डिटेल में बाद में देखेंगे। तो अभी के लिए आप समझ लो कि ये जो फंक्शन है उसके अंदर नेम यानी हर एक वैल्यू उस एरे की, और साथ में उसका इंडेक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ आपके इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगी। अब आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिखा console डॉट लॉग, और फिर हम यहाँ पे लिख देते हैं नेम, ठीक है। अब जैसे मैं सेव कर रहा हूँ, आउटपुट जो आ रहा है वो हमारा सेम है। अब यहाँ पे कॉमा करके हम इंडेक्स अगर लिखें तो हम साथ में यार इंडेक्स को भी देख पाएंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह से यार आप फॉर ईच लूप का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। आई होप यार ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अब हम यार स्ट्रिंग और एरेज दोनों से रिलेटेड एक कॉमन ऑपरेशंस देखेंगे, मतलब कुछ मेथड्स देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कमेंट लिख देता हूँ जॉइन, और अब हम एक नया वेरिएबल बनाना पड़ेगा हमको यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ स्टूडेंट नाम का, और उसके अंदर मैं एक स्टूडेंट का नाम लिखूंगा, और एक एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को मैं एक स्ट्रिंग के अंदर लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा एस, फिर कॉमा एच, कॉमा आई, कॉमा
वी कॉमा ए, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस सारे कैरेक्टर्स को ज्वाइन करके एक पूरा स्ट्रिंग बनाने वाले हैं और उसके लिए हम ज्वाइन मेथड का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सिंपली करना क्या है, हमको यहाँ पे स्टूडेंट लिखना है डॉट ज्वाइन, और जैसे हम ज्वाइन लिखते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स ऑल द एलिमेंट ऑफ एन एरे इनटू स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है। मतलब ये ऑटोमेटिकली जैसे हम इसको कॉल करेंगे ये ज्वाइन करके हमको दे देगा, ठीक है। और इसके अंदर यार साथ में आप सेपरेटर भी पास कर सकते हो। अब सेपरेटर क्या होता है, तो बेसिकली यार ये सारी जब स्ट्रिंग्स ऐड होगी ना तो उसके साथ में एक और चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हो। तो उसका एग्जांपल मैं अभी आपको बताता हूँ। पहले हम नॉर्मली इसको ऐड करके देख लेते हैं और इसका आउटपुट क्या रिटर्न होता है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यार कुछ लिखा नहीं है, मतलब रिटर्न क्या करेगा वो कुछ लिखा नहीं, बट यार हमको पता है इसके अंदर क्या रिटर्न होने वाला है, ये सब जुड़ के एक नई वैल्यू रिटर्न होगी। तो इसी को हम कंसोल करवा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा कंसोल डॉट लॉग, सेव किया। अब आप देख सकते हो S,H,I,V,A हमारा आउटपुट आ रहा है, मतलब इसने कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हमको रिटर्न कर दिया। अब अगर आपको इसमें कॉमा हटाना है तो हमको एक सेपरेटर अलग से देना पड़ेगा, और इस केस में यार मैं एम्प्टी स्ट्रिंग एज अ सेपरेटर अगर पास करूँगा तो ये कॉमास हट जाएंगे और इसके साथ में एम्प्टी स्ट्रिंग जुड़ जाएगी, मतलब कुछ भी नहीं जुड़ेगा, और ये सारे कैरेक्टर्स जुड़ के एक नया नाम हमको रिटर्न कर देंगे। तो जैसे मैं इसको सेव करता हूँ यहाँ पे नया नाम आ रहा है। अब मान लो इसमें आपको एज अ सेपरेटर डैश ऐड करना है, तो आप डैश ऐड करके सेव करोगे तो आप देख सकते हो यार बीच में डैश आ रहा है। सिमिलरली आप जो भी इनके बीच में देना चाहो एज अ सेपरेटर वो आप पास करके दे सकते हो, ठीक है। अब यार इसी से मिलता जुलता एक और मेथड है, उसको देख लेते हैं जिसका नाम है स्प्लिट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कमेंट किया स्प्लिट, और अब हम इसका यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, हम इसी को यहाँ से निकाल के स्टूडेंट के अंदर स्टोर करवा देंगे। तो स्टूडेंट चेंज होके कुछ इस तरीके से हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी, और फिर हम इसको स्प्लिट करवाएंगे। और स्प्लिट करवाने के लिए भी यार हमको सेपरेटर पास करवाना पड़ता है कि कहाँ से वो वैल्यू सेपरेट होने वाली है, तो हम उसमें अंडरस्कोर पास करवा देंगे, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार ये कैसे काम करने वाला है। तो मैं फटाफट से यहाँ पे console डॉट लॉग लिख देता हूँ और स्टूडेंट डॉट स्प्लिट नाम का हमारा जो मेथड है उसको हम कॉल करते हैं। और अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा आप देख सकते हो यार ये बिना स्प्लिट हुए ही हमको आउटपुट दे रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कुछ पास नहीं किया। तो पास कर लेते हैं यार, अंडरस्कोर पास किया, सेव किया। अब आप देख सकते हो सेम ये जो हमारा बिना स्प्लिट किए जो आउटपुट आ रहा था, मतलब डैश की वैल्यू के साथ में ज्वाइन करके बाद में वापस डैश की वैल्यू से ही स्प्लिट करके देख लिया, और अब आप देख सकते हो हमारा आउटपुट जो है वही पहले जैसा हो चुका है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम इन मेथड्स को यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम यार थोड़े से डिफ़िकल्ट मेथड्स देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहला मेथड है फ़िल्टर। अब फ़िल्टर मेथड यार सिमिलर वर्क करता है एकदम फाइंड की तरह, लेकिन फाइंड में हमने क्या किया था, हमने एक कंडीशन डाली थी फंक्शन के अंदर, और उसने जो भी पहली कंडीशन जहाँ पे भी ट्रू हुई उसको रिटर्न कर लिया। तो हम यहीं पे एक बार देख लेते हैं फाइंड कैसे यूज़ किया था हमने। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने फाइंड के अंदर एक एलिमेंट को ग्रेटर देन 10 अगर डाला तो 12 उसका आउटपुट आ रहा है, लेकिन 130 भी आ सकता था, 44 भी आ सकता था, लेकिन वो सारे आउटपुट नहीं आते हैं क्योंकि वो काम यार फ़िल्टर कर सकता है, वो फाइंड नहीं करता है। अब फ़िल्टर में क्या होता है, फ़िल्टर में अगर मैं वो सेम चीज़ करता तो यार यहाँ पे मल्टीपल एलिमेंट्स का एक एरे आ जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार बहुत सारे एलिमेंट्स है जिसके अंदर स्ट्रिंग लिखी हुई है, और जिसकी भी लेंथ 6 से ज़्यादा है वो सारी एक एरे के अंदर जुड़कर हमको आउटपुट में दिख रही है। वो सेम चीज़ हम यार यहाँ पे भी यूज़ करके देख लेते हैं, और उसके लिए मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ सिटीज़ नाम का, जिसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और हर सिटी का नाम लिखा हुआ है, उसकी पॉपुलेशन लिखी हुई है। अब हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे वो सारी सिटीज़ चाहिए जिनकी पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा है, या फिर मैं कहूँ तो 30 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, सिंपल है यार। सबसे पहले तो मैं इस ऊपर वाले कंसोल लॉग को हटा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर से यार कंसोल ही करवाएंगे क्योंकि हमको आउटपुट कहीं स्टोर करवाने की ज़रूरत नहीं है, हमको खाली देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा सिटीज़, फिर हम लिखेंगे डॉट और फिल्टर, ठीक है। अब जैसे मैं फ़िल्टर लिखता हूँ यार, फ़िल्टर का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको दिख रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा टिपिकल है समझने में, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे नहीं। यहाँ से हमको पढ़ना है तो हम सिंपली यहाँ पे जा सकते हैं MDN की वेबसाइट में, वहाँ पे थोड़ा आपको डिटेल्ड विथ एग्जांपल एक्सप्लेनेशन दिखता है ना। अब यहाँ पे आपको मैंने जैसे कि बताया आप एरो फंक्शन भी पास कर सकते हो, कॉलबैक फंक्शन भी पास कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे एरो फंक्शन का यूज़ कर रहा हूँ इस बार, क्योंकि पहले के एग्जांपल में हमने कॉलबैक फंक्शन देख लिया। तो अब हम एरो को देखते हैं, ठीक है। तो एरो के अंदर यार बेसिकली सबसे पहला आर्ग्यूमेंट क्या होने वाला है,
सारे वैल्यूज़ जो भी हमारे ऑब्जेक्ट्स है वो सब यहाँ पे आएंगे। तो मैं ऑब्जेक्ट का नाम रख रहा हूँ सिटी, और फिर आप इंडेक्स भी ले सकते हो चाहो तो, यहाँ पे आप देख सकते हो ना। तो सबसे पहले तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा आएगा, फिर सेकंड जो इंडेक्स है वो आप ले सकते हो, लेकिन हम नहीं ले रहे हैं, ठीक है, तो हमको ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि यार हमारा एक ही यहाँ पे पैरामीटर है, इसीलिए हम उस ब्रेसेस को भी हटा देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो हमने लगाए हैं कर्ली ब्रेसेस, और फिर हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट लिखते हैं। अब रिटर्न हमको क्या करना है, तो बेसिकली यार जिन जिन सिटी की पॉपुलेशन 30 लाख से ऊपर है वो हमारे एरे के अंदर जुड़ जाएंगे। तो कैसे होगा ये, तो बेसिकली आपको यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट की वैल्यू देखनी पड़ेगी जो कि है पॉपुलेशन। अब पॉपुलेशन में आप क्या चेक करोगे, आप चेक करोगे कि पॉपुलेशन शुड बी ग्रेटर देन 30 लाख, है ना, और 30 लाख से जो भी बड़ी होगी वो ऑटोमेटिकली रिटर्न कर लेगी, और यहाँ पे हमारा कंसोल में दिख जाएगा जैसे मैंने सेव किया। अब यार एक और चीज़, यहाँ पे आप एरो फंक्शन यूज़ कर रहे हो तो उसका सिंटेक्स आप बहुत छोटे तरीके से लिख सकते हो। तो यार हमेशा हमारा कोड छोटा हो तो बेहतर रहता है ना, इसीलिए मैंने इसको हटा दिया। और अब आप देख सकते हो यार काफ़ी रीडेबल ये कोड बन गया है। तो हमारा फंक्शन जो है वो काफ़ी छोटा सा और सुंदर सा हमको दिख रहा है, ठीक है। सेव करते हैं। आउटपुट जो है वो नहीं बदलने वाला है क्योंकि हमने सिर्फ सिंटैक्स जो है थोड़ा सा बेटर किया है। तो ये तो हो गया हमारा फिल्टर फंक्शन। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे मैप मेथड। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया। अब मैप मेथड क्या करता है, तो बेसिकली यार ये भी सेम ही तरीके से हमारा यहाँ पे सिंटैक्स जो है वो सेम ही रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे जो इसका आउटपुट है वो चेंज होगा। आउटपुट में बेसिकली यार हर वैल्यू के साथ जो भी आप ऑपरेशन करवाओगे ना वो वहाँ पे रिटर्न हो जाएगी, और सारी वैल्यूज़ के साथ जो भी ऑपरेशन होगा वो एक नए एरे के अंदर बन के हमारे पास आउटपुट में आ जाएगा, ठीक है। तो यूज़ करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम हर सिटी की पॉपुलेशन को डबल कर देते हैं और देखते हैं यार क्या इसका आउटपुट आता है, ठीक है। तो मैं इस कंसोल को कमेंट कर रहा हूँ, और फिर मैंने इसको कॉपी कर लिया ऑप्शन शिफ्ट डाउन की मदद से और अनकॉमेंट कर दिया। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमको सिंपली मैप लिखना है, और बाद में हमको यहाँ पे पॉपुलेशन मल्टीप्लाई बाय सिटी डॉट पॉपुलेशन, एक्चुअली हमको सिर्फ डबल करना है तो हम 2 लिखेंगे। अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो बहुत बड़ी वैल्यूज आ जाएगी, क्योंकि हम उसको स्क्वायर कर रहे हैं जो कि हमको नहीं करना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया और सेव किया। तो आप देख सकते हो यार हमको खाली आउटपुट में सारी पॉपुलेशन डबल होके रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार मैप फंक्शन क्या करता है। जो भी आप इसमें ऑपरेशन करवाओगे फिर जो रिटर्न वैल्यू है वो यहाँ पे एक नए एरे में सेव होकर हमारे को रिटर्न हो रही है, ठीक है। तो बस यार हमने काफ़ी सारे मेथड्स देख लिए हैं, अभी भी यार बहुत सारे बचे हैं क्योंकि यहाँ पे लिस्ट बहुत लंबी है। हम सारे मेथड्स को एक एक करके देख नहीं सकते हैं क्योंकि वो आपका भी टाइम वेस्ट है और मेरा भी टाइम वेस्ट है, क्योंकि हमको सारे मेथड्स हमेशा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आप यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में आओ, देखो कौन सा आपको कब यूज़ करना है और उसको आराम से यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल्स भी है, तो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन एग्जाम्पल्स को पढ़ के आप आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। तो बस यार अगले वीडियो के अंदर हम कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगा जिसको आपको सॉल्व करना होगा। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल श्योरली कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।